घरेलू रिफाइनरी कंपनियों पर सरकार ने विंडफॉल गेन टैक्स लगाया। क्रूड प्रोडक्शन पर $294 प्रति टन की लेवी भी। पेट्रोल डीजल के एक्सपोर्ट पर भी ड्यूटी। रिलायंस, चेन्नई पेट्रोलियम, MRPL, ONGC 8% तक गिरे। RIL और ONGC की गिरावट बाजार पर पड़ी भारी। सेंसेक्स करीब 700 पॉइंट लुढ़का, निफ्टी भी 1.5% नीचे। एनर्जी के साथ साथ IT और मेटल शेयर्स में भी तेज गिरावट। केमिकल शेयर्स में भी तेज बिकवाली। दीपक नाइट्राइट सबसे ज्यादा 3% फिसला। टाटा केमिकल्स, GNFC, नवीन फ्लोरीन जैसे शेयर्स भी 2-2% गिरे। और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सोने की चमक बढ़ी। 10 ग्राम सोने का भाव 52,000 के पार। और एकनाथ शिंदे बने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी CM। 2 से 3 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। तो बाजार पे एक नजर डालिए, काफी वीकनेस है यहाँ पे और सरप्राइजेस की झड़ी लगी हुई है कल शाम से। जैसे जैसे आपने देखा पॉलिटिकल डेवलपमेंट में शिंदे जी का नाम अनाउंस हुआ, फिर फडणवीस जी का डिप्टी CM में नाम अनाउंस हुआ। उसके बाद रात में बहुत उतार चढ़ाव हो गया, बाजार नीचे गए US के। फिर सुबह आते आते ये विंडफॉल गेन टैक्स आ गया। तो सरप्राइजेस से भरे इवेंट्स, उसके बीच में मार्केट में वीकनेस। इस समय भी निफ्टी 170 पॉइंट कमज़ोर है यहाँ पे। हालांकि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, वो भी निफ्टी के बराबर ही गिरा हुआ है। 170 पॉइंट वो भी कम है। तो निफ्टी बैंक में कंपेरेटिवली कम गिरावट देखने को मिल रही है, रादर रिकवरी भी है, लेकिन निफ्टी में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन देखें तो बिगड़ गया है। अब 1800 शेयर कमज़ोर हैं, 800 शेयर तेज़ हैं। तो आप कह सकते हैं 1:2 का एडवांस डिक्लाइन बन गया। गाबा शर्मा साथ जुड़ गए। गाबा सर, क्या कर रहे हैं निफ्टी में, लॉन्ग या शॉर्ट? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू नीरज। मुझे लगता है लॉन्ग करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 15,500 का। बस अपू मिलना चाहिए। अपू मिलता है तो करीब 15,675 पॉसिबल है। लगता है कि जो गैप डाउन मिला, उसके बाद जो बाउंस मिला है, उसके हिसाब से लगता है आज का लो सस्टेन करना चाहिए। 15,500 अहम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है आज के लिए। ओके गाबा सर, बैंक निफ्टी वो तो थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वेल, बैंक निफ्टी में 33,000 बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। यहां से भी एक लॉन्ग कर सकते हैं। एग्रेसिव ट्रेड है, स्टॉप लगाना पड़ेगा। स्टॉप हिट हो गया तो हिट हो गया, लेकिन ये जगह अच्छी है खरीदने की। स्टॉप लगाइए 33,000 का, अपसाइड 33,400, ये पॉसिबिलिटी है। लॉन्ग करना चाहिए, शॉर्ट नहीं। कावा जी, अभी एनर्जी से रिलेटेड खबर आपने सुनी होगी कि विंडफॉल गेन टैक्स लगाया और बाजार को कमज़ोर करने में उसी का बड़ा हाथ है। और तमाम जो दिग्गज हैं, रिलायंस, ONGC, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, MRPL, चेन्नई पेट्रोलियम, इन सब में वीकनेस देखने को मिल रही है। रिलायंस करीब 5.5% अभी भी नीचे, हालांकि निचले स्तरों से उसमें अब बाइंग आती हुई दिख रही है। लेकिन MRPL जैसे स्टॉक्स जो 10% गिरे हुए हैं, ये अभी भी वीकनेस बनाए हुए हैं। इस पैक में कोई ऐसा स्टॉक आपको लग रहा है जहां पे रिकवरी आ सकती है और इस समय लॉन्ग करना चाहिए? नहीं, लॉन्ग नहीं करना चाहिए। मैं शॉर्ट करूंगा ONGC में। करना है लॉन्ग तो रिलायंस पे कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नेचुरल शॉर्ट है ONGC। लोअर लेवल करीब 135 के देख सकते हैं, स्टॉप होगा 145। रही बात रिलायंस की, क्या यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हैं? पॉसिबल है। जो नीचे से बाउंस मिला है बढ़िया मिला है, लेकिन थोड़ा आधा 1 घंटा अगर पार कर ले, फिर एक स्टॉप लगाना चाहिए करीब 2440 का। फिर एक अप्पू मिल सकता है 2500-2550 के लिए। लगता है कि यहाँ पर लॉन्ग हो सकता है। रिस्क बहुत ही कम है, स्टॉप बहुत कम है, बस वही अच्छा है। तो अभी भी ले लीजिए, 2440 का स्टॉप लगाएं। एक एग्रेसिव ट्रेड बनता है रिलायंस का। रिलायंस में एग्रेसिव ट्रेड बनता है लॉन्ग साइड का और ONGC में शॉर्ट साइड का। रिलायंस चूंकि इस चैनल की ओनर है, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है कि आप कोई भी ट्रेड या कार्य करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय जरूर ले लें। लेकिन गाबा सर, मेटल्स में भी आज वीकनेस देखने को मिल रही है। काफ़ी अलग अलग सेक्टर्स हैं जो कमज़ोरी दिखा रहे हैं। एक कारण ये है कि डॉलर बहुत मजबूत हो गया है, 79 को पार कर गया, 79 रुपीज़ 6 पैसे, जो कि हिस्ट्री में अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। और गोल्ड की कीमत बढ़ी है क्योंकि गोल्ड में इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई। तो मुथूट फाइनेंस का इसकी वजह से चलने लगेगा। आप मुथूट फाइनेंस की बात कर रहे हैं? हाँ। मुथूट फाइनेंस का मैं चार्ट देख रहा था सुबह से। हो सकता है यहाँ से एक अप्पू मिले, अच्छा बेस बना हुआ है। 3-4 दिन 5 दिन से एक साइडवेज जोन पर मिल रहा है, मतलब नीचे गिर नहीं रहा है। तो पॉसिबल है कि 1040 देखने को मिलेगा। 1000 एक
अच्छा लेवल है, उसके नीचे स्टॉप लगाना चाहिए मुथूट फाइनेंस और ट्रेड करना चाहिए लॉन्ग साइड। ओके, अभी जो खबर ये चल रही है उस पर हम एक और आपको जानकारी लेके आएंगे विंडफॉल गेन वेल्थ टैक्स पे। लक्ष्मण को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें तो और उससे डिटेल में इस पे बातचीत करेंगे क्या होने वाला है। लेकिन हम लोग इंतजार उनका भी कर रहे हैं, जुमानी साहब का। जुड़ गए ना, तो गावा सर हम लोग आज जुमानी साहब से बात करते हैं। मार्केट को सब तरफ से देख लिया है, तो कुंडली के लिहाज से भी, ग्रहों के लिहाज से भी, आप आंकड़ों के लिहाज से देख लेते हैं, आंकड़ों के लिहाज से, नंबर, हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखते हैं। जुमानी साहब, संजय जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार, प्लेजर टू बी विथ यू अगेन एंड मिड पॉइंट आपका। जो आइडिया बेसिकली नीरज जी ये था, 1 जनवरी को अपन ने बुलाया था, याद है अपन सब बैठे थे 1 जनवरी को, जुमानी साहब बैठे थे, तो 2022 न्यूमरोलॉजी के लिहाज से कैसा पैन आउट हो सकता है उस पर चर्चा हुई थी। अब सोचा नई छमाई की शुरुआत हो रही है, 6 मंथ्स डाउन द लाइन, कितनी सटीक पड़ी वो सारी स्ट्रैटेजी जुमानी साहब की, और अब हम कैसे पोजीशन है, अगला 6 मंथ कैसा रह सकता है उस पर फोकस कर लिया जाए। रिविजिट कराता हूं आप लोगों को। 1 जनवरी को बात हुई थी कच्चे तेल पे कि नया हाई छुएगा। इस बीच ब्रेंट मेरे ख्याल से 145 100 कुछ एक दिन उछल, हाँ मैसिव, और अभी भी 110 120 डॉलर्स के आसपास घूमता हुआ आपको नजर आएगा। जुमानी साहब ने कहा था हीट वेव तगड़ी रहेगी, पिछले कई सालों में हॉटेस्ट समर हमने झेला। ई कॉमर्स, शॉपिंग, ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर अच्छा करेंगे। गजब रिवेंज टूरिज्म इस देश में पिकअप हुआ है, तो सब सटीक पड़ा। एक चीज और है, सोना 4 साल तक बोला खरीदो, मैंने नोटिस करा, बढ़िया मूव आया। लास्ट ईयर कहा था सोना सोता रहेगा, सो ही रहा, चल के दिया। इस साल 48,000 पे साल की शुरुआत पे था, तब कहा था इस साल खरीद लेंगे, थोड़ा बहुत चलेगा। वो 48 वाला आज एमसीएक्स का भाव दिखाइएगा, चला है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत मीनिंगफुली नहीं, लेकिन सोना आज भी 52,000 के आसपास के लेवल, 53 54 तक गया। तो जुमानी साहब, पहली छमाही तो ऑलमोस्ट सटीक पड़ती हुई, फिर उन सब पे बाद में आऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट हम सब शेयर बाजार वालों के लिए ये बाजार का हाल, ये पहली छमाही पेनफुल। 18,600 वाला निफ्टी आज 15,500 के आसपास खड़ा हुआ है, और अभी भी कोई रिस्पाइट के इंडिकेशंस नहीं नजर आते। ये न्यूमरोलॉजी में होता क्या है, 2022 अगर पकड़ा तो पूरा साल वैसे ही रहने वाला है क्या, या छमाही के बाद कुछ बदलेगा, हालात सुधरेंगे? अब बाजार कैसा लग रहा है जुमानी साहब, रिस्पाइट कब मिलेगा? आशीष जी, मैं महाराष्ट्र में हूँ, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में नहीं, सो आई विल स्टिक टू माय स्टैंड। कि जब आपने लास्ट ईयर भी सेंसेक्स के बारे में पूछा था, तो मैंने क्लेवरली डॉज किया क्वेश्चन को, ये कहकर कि इकोनॉमी विल सर्टेनली डू वेल, इंडिया विल सर्टेनली डू वेल, एंड इंडिया इज डूइंग वेल, आवर इकोनॉमी इज डूइंग वेल। लेकिन इकोनॉमी का रिलेशन सेंसेक्स के साथ नहीं है, क्योंकि 2021 में देखो इकोनॉमी अच्छी नहीं कर रही थी, लेकिन 5 नंबर के मर्क्यूरियल ईयर में दी सेंसेक्स शॉट टू फेम and reach dizzying heights, and that is the nature of Mercury. तो प्रोग्रेस जरूर है इस साल में, that was my prediction. and इंडिया की जीडीपी को देखिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखिए। 2 साल पहले हम लोगों ने कहा था कि from 15th of August 2021 the next 10 years are going to be our years and we will do well. अब आप देखिए around the globe, countries like Sri Lanka, Pakistan, even a world superpower like US is reeling under a kind of a depression. There are so many other countries, UK, and so many other countries, sadly, like Ukraine, Russia, they are not doing well. They are in lot of turmoil. लेकिन हमारी country अच्छा कर रही है. So the economy will do well and will do better. लेकिन अब GST की collections भी देखिए, it crossed the record. रिकॉर्ड तोड़ा था इन वन ऑफ द मंथ्स एंड वी हैड अ ग्रेट क्वार्टर आल्सो। मगर सेंसेक्स का कोई ताल्लुक नहीं है इन चीजों के साथ। एट द सेम टाइम अभी जो रेड्स आप देख रहे हैं, दैट विल कन्वर्ट इनटू ग्रीन्स टू, क्योंकि 6 वीनस इज अ प्रोग्रेसिव ईयर। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करोगे 2021 से, तो उतना ग्रोथ नहीं दिखेगा, बट कंसोलिडेशन का जरूर स्कोप है। द होल वर्ल्ड इंडाइसेस आर नॉट डूइंग वेल, इट्स नॉट अबाउट इंडिया। तो हमारी कंट्री का फॉल्ट नहीं है, हमारे स्टॉक मार्केट का फॉल्ट नहीं है, द फॉल्ट लाइज एल्सवेयर। मगर आई विल स्टिल से दैट हमारी कंट्री और प्रोग्रेस करेगी।
आपने कहा था इकोनॉमी और शेयर बाजार का कोई कोरिलेशन नहीं है, डिस्कनेक्ट रहता है, अलग अलग चाल होती हैं। इकोनॉमी अच्छा कर रही है, आपने सही कहा, इकोनॉमी अभी भी हम काफी रेजिलिएंट हैं अपने पीयर्स से, ग्लोबली कई सारी इकोनॉमी से। पर फिर हालात कब सुधरेंगे शेयर बाजार के, ऐसा कुछ पता नहीं चलता क्या जुमानी सर? हम लोग को अच्छे दिन कब देखने को मिलेंगे? From October, when the Libran period starts, we can expect a lot of more respite. Libra roller 6 नंबर वीनस है और 2020 से 6 नंबर वीनस आता है जो प्रोग्रेसिव ईयर है। लेकिन आई हैव ऑलवेज सेड दैट इवन जब लास्ट ईयर बिटकॉइन के लिए मैंने 2 thumbs up दिया था, 25,000 से 75,000 गया था, आई डिड से दैट मेरे पास बिटकॉइन का एक बिट नहीं है। तो आपके चैनल पे ये वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए मुझे कि जुआ किसका हुआ। तो जो भी स्पेक्युलेटर्स हैं, दे हैव टू बी केयरफुल ऑब्वियसली विथ दिस काइंड ऑफ मोमेंट। जब आप सोफिस्टिकेटेड गैम्बलिंग करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ रेस कोर्स, देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर सच टाइम्स ऑल्सो। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे आप अभी लेकर, इन द नेक्स्ट 3 years or so, you should be able to see at least doubling or tripling of your money if you are like the vulture, which is a patient bird. के साथ बैठे तो यहां से अगर पैसा लगाया तो 2-3 साल में मैसिव रिटर्न्स की कर लीजिए तैयारी, पर पेशेंस इज द की। अक्टूबर से शायद हालात सुधरते हुए नजर आए। ये रशिया और यूक्रेन का अंक गणित क्या कहता है जुमानी साहब? जिंदगी भर अब लड़ते ही रहेंगे क्या? यूक्रेन सैडली 22 नंबर पे ऐड होता है, जो अच्छा नंबर नहीं है। इसीलिए 2019 में हम लोगों ने आप ही के चैनल में अक्टूबर में दिवाली के शो पे कहा था कि 2020 जिससे फिर 22 नंबर आता है, शैल नॉट बी अ गुड ईयर। और चाइना को भी पिन पॉइंट किया था उस समय के बिकॉज ऑफ चाइना वर्ल्ड विल कम इनटू ट्रबल। सो सैडली यूक्रेन एक सैक्रिफाइसिंग नंबर पर ऐड होता है। और मुझे जरूर उम्मीद है कि बेटर सेंस विल प्रिवेल थैंक्स टू अदर यूरोपियन नेशंस, एंड इट इज अ वेरी सैड थिंग ऑफ कोर्स, बट यस, ये साल रिस्पाइट के काफी चांसेस हैं। अच्छा जुमानी सर, अब अगला इंपॉर्टेंट सवाल, इक्विटीज के बियॉन्ड वो गोल्ड, 4 साल की अच्छी रैली, फिर पॉज, फिर इस समय कंसोलिडेशन थोड़ी माइनर स्ट्रेंथ के साथ, गोल्ड अभी भी खरीदारी करने के मौके, गोल्ड बढ़िया रिटर्न्स देगा क्या, उस बात का कन्विक्शन अभी भी जस का तस? आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि गोल्ड कैन टच अप टू 54 और 55,000 आल्सो, एंड द राइट टाइम ऑफ कोर्स वाज लास्ट ईयर, जब हम लोगों ने शो पे कहा था, जब 48,000 प्राइस था, आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, दैट वाज द राइट टाइम टू बाय। बट अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो गोल्ड विल ग्लिटर। चलिए, डायमंड के बारे में हम लोगों ने कहा था आपके शो में, और आप देखिए कि विद इन 3 months फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, क्योंकि वीनस इज रिलेटेड विथ लग्जरी एंड लग्जरियस इंडस्ट्री, जैसे आपने देखा ट्रैवल टूरिज्म डिड वेल, डायमंड ने पहली बार इतना उछाल देखा। डायमंड के प्राइसेस 3 महीने में, मेरे एक डायमंड ट्रेडर ने कहा था, डबल हो गए हैं, एंड वी हैड पिक्ड अप डायमंड एज द जेम फॉर दिस ईयर 2022। जुमानी सर, आज थोड़ी समय की कमी है, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, क्योंकि जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के सिलसिले की झड़ी लगी हुई है, और खास तौर पे वो ऑयल स्पेस को लेकर कुछ ही देर में लक्ष्मण भी जुड़ने वाले हैं, जो कुछ क्लैरिफिकेशन जो आ रहे हैं अब उस स्पेस के, उस पर बात। अगर लक्ष्मण जुड़े तो उनको फटाफट बुलाइए, बातचीत करना चाहिए उनसे। लक्ष्मण आइए, स्क्रीन पे आइए, बताइए क्या क्लैरिफिकेशन है। देखिए, दरअसल क्लैरिफिकेशन ये है कि ये जो ड्यूटी लगाई गई है, सबसे बड़ी बात जो नीरज सर कुछ देर पहले एक्सप्लेन कर रहे थे अपने दर्शकों के सामने, जो सरकार ने ड्यूटी लगाई है प्रोडक्शन के ऊपर, उस प्रोडक्शन में जो कहा गया कि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी हम लगा रहे हैं 23,350 रुपए पर टन का, वो हर प्रोड्यूसर पर नहीं लगेगा। पहले साफ कर दूं, ये कुछ चुनिंदा प्रोड्यूसर पर लगेगा। अब पूछें कैसे लगेगा, तो पहली शर्त यह है कि अगर किसी रिफाइनर ने कच्चे तेल का उत्पादन पिछले साल 2 मिलियन बैरल से कम किया है, तब इस साल भी अगर 2 मिलियन बैरल से कम करता है तो उस पर कोई ड्यूटी उसको नहीं देनी पड़ेगी। मतलब बढ़ी हुई जो ड्यूटी है जिसकी बात हम कर रहे हैं 23,350 रुपए पर टन, वो नहीं देनी पड़ेगी। अब रही बात जो 2 मिलियन बैरल से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनका क्या, तो उनके लिए भी सरकार ने साफ किया है, वो ये कि आप पिछले साल मान लिया जाए एक्स अमाउंट का कच्चे तेल का उत्पादन किए, इस साल आप जो है एक्स प्लस 10 अमाउंट का कच्चे तेल का उत्पादन कर रहे हैं, तो जो बढ़ा हुआ अमाउंट है उस पर हम आपसे ड्यूटी नहीं वसूलेंगे। हम देखेंगे
पिछले साल आपने इतना किया था, तो उसके आधार पर इस साल हम ड्यूटी लगा रहे हैं। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इसको ना मानिए, यह है कि इस साल जो प्रोडक्शन आप करेंगे, पिछले साल जितना करेंगे उसके बराबर के हिस्से पर लगेगा। अगर बढ़ा हुआ प्रोडक्शन होगा तो उस पर हम आपको ड्यूटी ही नहीं लगाएंगे। इसके पीछे जो वित्त मंत्रालय की लॉजिक है वो ये है कि इस ड्यूटी लगाने से एक फायदा तो ये होगा कि रिफाइनर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा कच्चा तेल उत्पादन करने पर जोर देंगे, जो जितना ज्यादा करेंगे उस पर उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक तरह से कच्चे तेल के उत्पादन बढ़ाने की तरफ भी एक कदम है। और ये जो टैक्स लगाया गया, दरअसल यह है कि कंपनियां जो विंडफॉल गेन कर रही थी उस पर यह टैक्स लगाया गया। तो विंडफॉल गेन टैक्स कहने से ज्यादा बेहतर है, तकनीकी भाषा में सरकार इसको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहती है। आशीष जी, आप लक्ष्मण ने बहुत अच्छे समझाया कि अगर आप पिछले साल वाले ये 100 रुपये कमा रहे थे और इस साल आप 110 रुपये कमा रहे हैं, तो मैं 10 रुपये पर टैक्स नहीं करूंगा, 100 पे करूंगा, लेकिन 100 पे करूंगा, लेकिन और इस साल की कमाई पे करूंगा। अब इसको कहते हैं शुगर कोटिंग, कि आप कैपेसिटी इंक्रीज करके ट्रिपल थोड़ी कर लिए हैं। जो आपका बेस है वो तो चंक तो पहले से चल रहा है ना, उस पर एडिशनल कैपेसिटी 5-10% आप प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, तो जो मैक्सिमम चंक टैक्स लगेगा, ड्यूटी लगेगी या विंडफॉल, जो भी आप नाम देना चाहें, वो उस पर लगेगा। इसलिए बाजार को ये शायद लाइक नहीं हो रहा है, पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि हाँ, ये बात लक्ष्मण जी जरूर है कि आप उससे उत्साहित होंगे कि मैं और प्रोडक्शन बढ़ाऊं जिससे नई वाली जो हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज है उस पर टैक्स नहीं लगे। अब ये अपने आप में एक चैलेंज है कि ओएनजीसी कितना कैपेबल है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जी लक्ष्मण, बोलिए लक्ष्मण। यही सवाल मैंने पूछा कि आखिर यही सवाल मैंने पूछा वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी से, जो पूरे इस मामले का करता धरता एक तरीके से। तो उनका कहना था कि दरअसल हम बढ़े हुए कैपेसिटी पे इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सरकार का एक मकसद ये भी है कि हम कच्चे तेल के इंपोर्ट को कम से कम ये बनाएं। और उनका मानना है कि अभी के हालात में जो है कच्चे तेल के प्रोडक्शन पर कई तरह की पाबंदियां थी। तो पहली पाबंदियां हमने कैबिनेट के डिसीजन में हटाई कि आपको कोटा सिस्टम हटा देंगे, मार्केटिंग फ्रीडम दे देंगे। उसके बाद हमने ये किया है कि आप बढ़े हुए प्रोडक्शन के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं। तो ये भी इसका एक मकसद। उनका मानना है कि पहले कोटा सिस्टम होने की वजह से, रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से पूरी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं करती थी कंपनियां। अब इस प्रस्ताव के बाद, पहले कैबिनेट का डिसीजन और अब ये ड्यूटी वाले स्ट्रक्चर के बाद, प्रोडक्शन अपनी उत्पादन क्षमता भी बढ़ाएंगी और उत्पादन भी बढ़ाएंगी। ये वित्त मंत्रालय का मानना है। हालांकि बेहतर कंपनियां क्या कर सकती हैं, नीरज जी बैठे हुए बगल में, आशीष जी उन्हीं से पूछ लीजिएगा। एक बात बताइए, ये आपने कहा पिछले साल 20 लाख बैरल से कम उत्पादन पर ड्यूटी नहीं। जिन्होंने आपको ये बताया उन्होंने कंपनियों के नाम बता दिए क्या? इसमें एचओईसी तो आई गया नहीं, कंपनी का नाम ऑयल इंडिया आया क्या? क्यों नहीं आएगा ऑयल इंडिया? बिल्कुल आएगा। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। ऑयल इंडिया लक्ष्मण को बताया होगा कौन कौन से। लक्ष्मण जी भी बताइए ना, फिर कौन सी कंपनियों को बाहर? नहीं अभी नहीं अभी दरअसल जो डेटा भेजा है हमारे सहयोगी रिसर्चर टीम से हैं सुमित मल्होत्रा जी, उनके हिसाब से मुझे लगता है कि ऑयल इंडिया शायद इसके दायरे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका प्रोडक्शन अगर 2 मिलियन बैरल से कम है तो फिर उनको जो है सो इस पर ये ड्यूटी नहीं लगेगी। थोड़ा सा डेटा को देखना पड़ेगा, आप लोग अगर डेटा हो तो देख लीजिए। तो मोटा मोटी मानिए कि जिनका प्रोडक्शन 2 मिलियन से कम है उन पर यह नहीं लगेगा, और उनसे ज्यादा है तो फिर उन पे जो है सो लगेगा। अब इसमें जिसका है कम उस पे बाहर कर लीजिए। तो जो डेटा है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि छोटी कंपनियां लेटेस्ट कम उत्पादन करती हैं, शायद कंपनी देखना चाहिए कि ऑयल के साथ नुमालीगढ़ जुड़ गया था, तो उसको माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, आई डोंट नो। खैर एनीवे, बाजार में कंफ्यूज, इसलिए स्टॉक्स में कोई रिस्पाइट नहीं है। अभी कंफ्यूजन भी चल रहा है सारा मामला। मोटी बात ये समझिए, रिस्पाइट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने बेस जो है उस पर तो लगा रखा है ना, एडिशनल पे नहीं लगाएंगे। प्रोडक्शन बढ़ाओ, इंसेंटिवाइज करेंगे, आपको उत्साहित करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाना इतना आसान है क्या? बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट चाहिए और एक दिन में थोड़ी बढ़ता प्रोडक्शन। खैर एनीवे, मुझे लगता है कि जब लक्ष्मण ने ये खबर पहले दिन की थी तो मैंने इनसे पूछा था कि क्या एक्सपोर्ट अलाउ करेंगे क्या, क्योंकि असली खेल वहां पे है। एक्सपोर्ट आप अलाउ नहीं कर रहे हो, किसी को करना भी नहीं है ना, हमारे पास इतना तेल है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, लेकिन प्राइस पैरिटी आएगी, उससे हम इंटरनेशनली प्राइस कर पाएंगे, तब ज्यादा फायदा होता कंपनी को, रादर कि आप डोमेस्टिकली आप मुझे रिलीज कर रहे हैं। डीरेगुलेशन, पार्शियल डीरेगुलेशन, ये हमारे से। हाँ लक्ष्मण बताएं। जो डेटा है उसमें आशीष जी बता दें कि एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो और ऑयल इंडिया जो है उस पे शायद ये ड्यूटी जो है, बढ़ी हुई ड्यूटी है, वो इस पे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कम उत्पादन यहां पे करती हैं। और ओएनजीसी जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं उस पर ये ड्यूटी लगनी चाहिए, जो अब तक के उत्पादन के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। तो एक बार फिर से नीरज जी याद तो मैं साफ कर दूं, जो सवाल नीरज जी पूछ भी रहे थे, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, बिल्कुल साफ कर दूं, ये 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है और जितना बढ़ा हुआ उत्पादन होगा उस पर ड्यूटी नहीं लगने जा रहा है, और कच्चे तेल की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए यह किया जा रहा है। और आखिरी जवाब कि कंज्यूमर पर इसका कोई बोझ नहीं पड़ेगा, यह सरकार ने साफ कर दिया है।
आपके लिए राहत है आशीष जी, लक्ष्मण के लिए पहले बहुत बड़ी पहले राहत खबर है। एकदम से पड़ी थी तो मैं डर ही गया था। असली खबर बाद में खाली बताई पड़ी थी सबसे। मेरी गाड़ी की लक्ष्मण। सबसे बड़ी खबर सबसे लास्ट में बताई। वो तो अच्छा हुआ सुबह 9:20 पे ही लक्ष्मण आ गए थे क्लैरिफिकेशन के साथ, नहीं तो फ्लैश जो चला था उसको देख के डर लग गया था। उसमें ऐसे लिखा था पेट्रोल डीजल और इसमें एटीएफ मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले सारी खबरों पे सफाई दी थी। ये सच है, लक्ष्मण एकदम से रिस्पाइट दे गया तो पूरा शो करना मुश्किल हो जाता। शो कल ही सैलरी आई, आज खत्म हो जाती है। अच्छा गाबा जी से बात कर लें, शो एकदम हम लोगों ने आज इसी पे खत्म कर दिया। गाबा सर वापस आइए, इतने क्लैरिफिकेशन आपने सुन लिए होंगे, अब बताइए कौन सी अच्छी कंपनी लग रही है आपको इस एनर्जी पैक में, ऑयल पैक में? वैसा हाँ। वेल मुझे लगता है अब तक क्लैरिटी नहीं है, सच बताऊं नहीं क्लैरिटी नहीं है। बेस्ट अवॉइड, जब थोड़ा आधा एक घंटा लग जाए उसके बाद शायद क्लैरिटी मिल जाए। ओके अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा इस खबर को, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि एक्चुअली बात सही, हम लोगों ने कोशिश की बहुत ज़्यादा समझाने की, लेकिन निटिग्रिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। सरकारी आदेश जिस भाषा में लिखे जाते हैं उनको पढ़ के समझ के एकदम समझ लेना ही अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डिकोडिफाई कर सकें आपको, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ONGC 8.5% नीचे, और गाबा जी ने सही कहा था कि उसको शॉर्ट करें 135 लक्ष्य उसके करीबी करीब पहुंचता जा रहा है। गाबा सर ONGC 138.85 पे है, अभी भी शॉर्ट करें क्या? अब नहीं करना चाहिए क्योंकि नीचे एक जैब हुआ डाउन, वहां पर होल्ड कर रहा है, फिर एक अप मूव मिले, फिर रैलीज खत्म एग्जॉस्ट हो जाएंगी, फिर एक शॉर्ट का मौका बनता है। लेकिन देखना पड़ेगा कहां पर ये रैली समाप्त होती है, कहां पर ये फटीग आ जाता है। फिलहाल लगता है कि यहाँ पर शायद होल्ड कर सकता है। 135 का टारगेट था, शायद लोअर करीब हमने 136 के करीब देखा, शायद यस 137 देखा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ा रैली का इंतजार करना चाहिए। ओके ये दिक्कत आ जाए। एक मिथिलेश जी जुड़ रहे हैं रांची से, एक ही सवाल इनका ले पाएंगे। मिथिलेश जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। मैंने स्पाइस जेट के 1000 शेयर्स लिए हैं 75-85 की रेट पर। अच्छा। काफी घाटा हो रहा है, क्या करें इसमें? घाटा तो हो रहा है सर आपको, 78-85 38 पे चल रहा है, 40 रुपए करीब घाटा है। गाबा सर क्विकली, स्पाइस जेट 79 पे ले लिया मिथिलेश जी ने और अब 40 रुपीज पर शेयर का लॉस, क्या करना चाहिए? आधा हो गया है। हाँ अब जो लोएस्ट लो है स्पाइस जेट का करीब 31 के आसपास है। यहीं से अगर बाउंस मिला तो ठीक है, लक आपका। यहाँ से टेक ऑफ हुआ तो ठीक, लक आपका। हो सकता है 5-7-8 दिनों से एक साइडवेज मूव मिलता है, एक अपमूव शायद मिल सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है स्पाइस जेट के लिए 42। एक बार 42 पार कर लेगा तो कम से कम आपको रिस्पाइट मिलेगा कि 55 जाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है, प्रीवियस लो के आसपास है। ओके टेक ऑफ मतलब यहाँ पर शायद होल्ड कर सकता है, इतना कह सकता हूँ। शायद होप पे मार्केट नहीं चलती, होप में सिर्फ लाइफ चलती है। होप पे लाइफ चलती है, मार्केट नहीं चलती है, तो इसलिए होप मत करिएगा। अगर 38 को होल्ड करता है तो रखिएगा, अदरवाइज फिर दिक्कत हो सकती है। गावा जी बहुत बहुत शुक्रिया